राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबू रामदास और आप देख रहे हैं मेरा ये YouTube चैनल खरी खोटी। किस्सा गोई का अगला एपिसोड। कल मैंने सतलुज फिल्म पे एक वीडियो बनाई थी। दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म आई, उस पे बहुत कंट्रोवर्सी है। 3 साल वो सेंसर में फंसी रही, फिर जब रिलीज हुई तो Z5 पे मैंने सुना है रिलीज हुई थी, 2 दिन में उतार दी गई। कोई टेक्निकल इशू है। सरकार ने स्पष्टीकरण दिया कि हमने कोई बैन वैन नहीं किया, हमें कोई मतलब नहीं है उससे, हमारा कोई इशू नहीं है, हमने नहीं बैन की है। Z5 का कोई इशू होगा OTT प्लेटफॉर्म का निर्माताओं के साथ, कोई टेक्निकल इशू है या कोई लीगल हैसल है। जब मैं बता दूं कि मैं पिछले अगले 5 दिन, आज इस समय ये वीडियो जम्मू से बना रहा हूं और बाइकिंग के ट्रिप पे हूं। मैं अगले 5 दिन कश्मीर में रहूंगा। गुरेज वैली, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, पूरा गांव के इंटीरियर गांव में कश्मीर के मेरा दौरा ही है। मेरे साथ और 15 राइडर्स हैं। हम लोग एक बाइकिंग ट्रिप पे आए हुए। तो मैं अपने हाथ में पकड़ के एक मित्र के घर बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत लंबी नहीं होगी क्योंकि हाथ में पकड़ के बना रहा हूँ और प्रॉपर इक्विपमेंट भी नहीं है मेरे पास। हो सकता है साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी ना हो, तो प्लीज बियर विथ मी। पंजाब का के आतंकवाद का वो जो काला दौर था, इससे 1978 से शुरू हुआ और 95-96 तक चला। इनफैक्ट 94 तक चला। 94 के बाद तो सफाई अभियान चल रहा था पंजाब पुलिस द्वारा। सफाई अभियान की शुरुआत तो जूलियो रोबेरियो साहब ने कर दी थी। कल मैंने पता नहीं क्या उनका नाम गलती से बोल दिया, मुझे याद नहीं। कई लोगों ने याद दिलाया कि सर जूलियो रोबेरियो साहब थे। यस, जब जूलियो रोबेरियो साहब डीजीपी थे पंजाब पुलिस के, तब केपीएस गिल जो है उनके जूनियर हुआ करते थे। बाद में जब ये डीजीपी बने तो बेअंत सिंह ने इनको बिल्कुल फ्री हैंड दिया था कि सफाई करो। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि पंजाब का माहौल क्या था। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर इतना कोलैप्स हो गया था कि जजेस ने आतंकवादियों के मुकदमे सुनने बंद कर दिए थे। पुलिस ये कहती थी जी हमने आतंकवादी अगर पकड़ लिया तो हम करें क्या। तरीका तो ये कहता है कि आप अच्छा, जसवंत सिंह खालड़ा पे ये जो फिल्म बनी है तो ये कहती है कि साहब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही थी। जुडिशियल तरीका क्या है? जुडिशियल तरीका तो ये है जी कि पकड़ो, 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करो, कोर्ट डिसाइड करेगी। पुलिस रिमांड अगर मांगोगे तो पुलिस रिमांड मिलेगी, नहीं तो जेल भेज देगी। जुडिशियल तरीका तो ये है ना। अब आप जज साहब के पास ले गए, जज साहब ने बोला नहीं मैं नहीं सुनूंगा, आतंकवादी है। अरे भैया कौन अपने बीवी बच्चे? हमारे भी बीवी बच्चे हैं, हमारी सुरक्षा की कोई गारंटी है? मैं इसको जेल भेज दूं, अभी शाम को मेरे घर 10 आतंकवादी आ जाएंगे रात को, मेरी सुरक्षा की क्या गारंटी है? मेरे बच्चों की सुरक्षा की क्या गारंटी है? मैं क्यों सुनूं इसका? मैं मुकदमा ही नहीं लूंगा। पूरे पंजाब में जुडिशरी का ये हाल था और ये एक दिन में थोड़ी ना हुआ था। 78 से शुरू हुआ और 84 के बाद 85-86 आते आते 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। 84 में दिल्ली का कांग्रेसियों ने नरसंहार किया सिखों का। उसके बाद पंजाब का ये माहौल हो गया था कि 85-86 तक पुलिस टोटली सरेंडर कर चुकी थी और जुडिशरी ने इनके मुकदमे सुनने बंद कर दिए थे। अगर आप
पुलिस को, अच्छा मैं आपको कोई बड़ा, उस वक्त 1984, 85, 86, 87, 88, ये पीरियड मेरा पंजाब में बीता है। 88 में मैंने NIS में डिप्लोमा किया, एडमिशन लिया। 88, 89 और 89 में वहीं पटियाला में ही पढ़ाने लग गया। 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 तक हम पंजाब से जुड़े रहे। 91 तक तो पंजाब में ही रहे, पटियाले में रहे। एक बार मैं दिन में अपनी साइकिल पे कहीं जा रहा था, मेरे बगल से, अच्छा बुलेट, आपको मालूम है पंजाब में बुलेट बैन थी, क्योंकि जितने भी आतंकवादी थे वो बुलेट पे चलते थे। एक बुलेट पे 2 आतंकवादी AK-47 सरेआम लिए हुए मेरे बगल से निकले। आगे पुलिस की पिकेट थी, वहां पे 4 पुलिस वाले खड़े थे, उनके सामने से वो टेररिस्ट दोनों निकल के गए। ये मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूं, ये हालत था। पंजाब पुलिस ने अपने सामने घूमते हुए टेररिस्ट पे हाथ डालना बंद कर दिया था। दिस वॉज इन 1988। बसें रोक के हिंदुओं को है उतर जाओ, हिंदुओं को गोली मार दी जाती थी। हिंदुओं ने एक तरीका निकाल लिया। सबसे पहले तो सभी हिंदुओं ने बाल बढ़ा लिए, केश बढ़ा लिए, पगड़ी बांधने लग गए, लंबे लंबे दाढ़े रख लिए हिंदुओं ने। हालांकि मैं उस दौरान पंजाब में रहा, हमने नहीं बढ़ाया। अच्छा हम तो बढ़ा भी नहीं सकते थे, हमारे बस का था नहीं। पर जो लोकल पंजाबी था, हिंदू था, उसने बाल बढ़ा लिए। क्यों? कहीं पर भी बस रोक के, उतरो जी, हिंदू सारे अलग हो जाओ, सिख सारे अलग हो जाओ, हिंदुओं को गोली मार दी। ऐसा एक इंसिडेंट थोड़ी ना हुआ, 20 50 हुए। दूसरा, हिंदुओं ने क्या किया, गांव इनसिक्योर थे, शहरों में फिर भी थोड़ी सी सिक्योरिटी थी। गांव में अपनी संपत्तियां, अपने घर मकान औने पौने दामों में बेच के, बिकते भी नहीं थे। 1 लाख की चीज कोई 5,000 में नहीं लेने को तैयार था। उनको बात था मुफ्त में मिलेगी, इसके पैसे देने की क्या जरूरत है। सिख पड़ोसियों ने हिंदू घरों पे टिक मार्क लगा दिए थे, रोज बोलते थे, प्यार से बोलते थे, भैन जी कोई नहीं, छड़ के चले जाओ, असि है गए पीछे। सिख पड़ोसी हिंदुओं को सलाह दिया करते थे कि छोड़ के चले जाओ। अब उनकी इंटेंशन जो भी रही हो हमें नहीं पता, पर ऐसा होता था। आज, अब जब पंजाब की राजनीति की बात करते हैं कि हिंदू वोट नहीं है गांव में, बिल्कुल पंजाब की सारी हिंदू वोट शहरों में कंसोलिडेटेड है, कस्बों में कंसोलिडेटेड है। गांव में कोई इक्का दुक्का 1, 2, 3%। क्यों? कहां गए पंजाब के सारे गांव के हिंदू? शहरों को शिफ्ट हो गए, बहुत सारे पंजाब छोड़ के इधर उधर चले गए। कोई सिख इंटेलिजेंशिया ये बात करता है कि क्यों पंजाब में के सभी हिंदुओं को 15 साल तक दाढ़ी और बाल रखने पड़ते थे, जिससे कि कम से कम कोई सड़क पे उतार के गोली तो नहीं मारेगा। पटियाले में हम रहते थे, यादवेंद्रा पब्लिक स्कूल महाराजा पटियाला का स्कूल है। महाराजा यादवेंद्र सिंह हुए हैं भूपेंद्र सिंह जी के बेटे, अमरिंदर सिंह जी के पिताजी, शायद यही कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। जी हाँ, भूपेंद्र सिंह तो बहुत बदनाम, बहुत अय्याश आदमी था, पर यादवेंद्र सिंह जी बहुत शरीफ और बहुत गजब के आदमी थे। उनके नाम पे है यादवेंद्रा पब्लिक स्कूल, यादवेंद्रा स्टेडियम।
पंजाब के टॉप के नंबर 1 स्कूल्स में गिनती होती है। उस जमाने में 200-250 एकड़ में बना था, राजा महाराजाओं के बच्चे पढ़ते थे। तो वहां की जो यूनिफॉर्म थी वो स्कर्ट थी लड़कियों की, छोटी बच्चियां स्कर्ट पहनती थी। खाड़कुओं का आदेश आया, किसी भी स्कूल की में स्कर्ट यूनिफॉर्म नहीं होगी। रातों रात पूरे पंजाब के सभी स्कूलों ने बच्चियों को सूट सलवार और सिर पे दुपट्टे लेने शुरू कर दिए थे। उसके बाद कोई बच्ची छोटे बाल नहीं रखेगी। मेरे गुरुजी थे, उनकी बेटी 7वीं क्लास में पढ़ती थी आदित्य पब्लिक स्कूल में, साइकिल से स्कूल जाती थी। उनके बगल से एक बार 1-2 लड़के उतरे, भैन जी तुझी बहुत सोहने लगदे हो पर केस लंबे कर लो। सरेआम ऐसे बोला जाता। एक लड़की थी, उसने स्कर्ट पहनना बंद नहीं किया, उन्होंने बोलते कहा विद्रोही थी, उसके पैरों पे एसिड फेंक दिया था। पटियाले की बात है। कोई प्रोपेगेंडिस्ट ये बातें करता है कि हिंदुओं ने क्या झेला? अच्छा, आपको क्या लगता है सिर्फ हिंदू झेल रहे थे? सिख भी झेल रहे थे, पर सिख तो सारे समर्थक थे। लोग कहते हैं ना नहीं खालिस्तान का कोई समर्थक नहीं है। भाई साहब, हमने वो दिन देखा है जब 99% खालिस्तान समर्थक हो गए थे। अब नहीं है ना कोई। एक जमाना था जब 99 मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया, हमारे साथ मेरे क्लासमेट्स थे 2-3 लड़के, वो उनसे बड़ा टेररिस्ट कोई हो नहीं सकता, हमें सरेआम धमकाते थे। तो जब हिंदुओं को अलग करके सेग्रीगेट करके गोलियां मारी जाने लगी, सॉरी, हाथ में पकड़ के वीडियो बना रहा हूं तो ये छोटी मोटी डिस्टर्बेंस होती रहेगी। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट से या नेशनल इदारे थे, राष्ट्रीय इदारे, उन पे स्पेशल अटैक होता था। तो हमारे एनआईएस पटियाला में रोज सुबह 6 बजे असेंबली होती थी। यहाँ पूरा इंस्टीट्यूट इकट्ठा होता था, अटेंडेंस होती थी, फिर नेशनल एंथम होता था। एनआईएस का एक रूटीन है, ये पिछले 1960s में जब बना था तब से लेकर आज तक एनआईएस की असेंबली कभी 1 सेकंड आज तक लेट नहीं हुई। सुबह 5:55 पे असेंबली होती थी। फिर 1-1.5 मिनट अटेंडेंस में लगता था। मॉनिटर अपनी पूरी क्लास की होता कि इतने ऑन रोल हैं, इतने प्रेजेंट हैं, इतने सिक है, कोई अगर एब्सेंट है तो एब्सेंट है। हम उसको डिपॉजिट करते थे, फिर नेशनल एंथम होता था। 5-5.5 मिनट में असेंबली खत्म हो जाती थी। 6 बजे हमारी रनिंग स्टार्ट हो जाती थी। तो सब 88 तक असेंबली हुई है। फिर मैं 89 में वहां पढ़ाने लग गया था। 89 में आदेश आया कि एनआईएस पे कभी भी अटैक हो सकता है, इसलिए असेंबली बंद कर दी जाए। और फिर अगले 4 साल तक असेंबली नहीं भी। सब कोचों को बोल दिया था कि सीधे अपने 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 रेस्पेक्टिव ग्राउंड में जाइए, वहां पे अटेंडेंस लीजिए और सेग्रीगेट होकर रहिए। पूरा इंस्टीट्यूट कभी भी एक साथ नहीं रहेगा। ये दिन हमने झेले। एनआईएस के अंदर गिल और ब्रार नामक 2 पंजाब पुलिस के एसएसपी की किलिंग हुई थी। मैं उस दिन वहीं इंस्टीट्यूट में ही था। वो दोनों बड़े कुख्यात एसएसपी थे, गिल एंड ब्रार। दोनों स्पोर्ट्समैन थे। उनका एक रूटीन था, ये उनकी गलती थी कि ऐसे कठिन माहौल में कोई रूटीन फॉलो नहीं करना चाहिए, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। आप गूगल पे सर्च करिएगा, गिल और ब्रार की जो असैसिनेशन हुई है वो एनआईएस के अंदर हुई थी। जहां एग्जैक्टली हमारी असेंबली होती थी, वहां के से 10 मीटर की दूरी पे वो दोनों मॉर्निंग वॉक करते थे पूरे। अच्छा, एनआईएस के अंदर तो 2.5 किलोमीटर के अंदर एक ट्रैक, जंगलों में, पेड़ों में, बहुत। एनआईएस का कैंपस ऐसा है, आपको विश्वास नहीं होगा कि आप हिंदुस्तान में घूम रहे हो। एकदम यूरोपियन फील आता है।
तो वहां पे सभी खिलाड़ी, सभी लोकल लोग भी टहलने आते हैं सुबह, तो वो दोनों एक साथ टहलते थे। बहुत से लोग उनको वॉच कर रहे थे। सर्दियों के दिन थे। एनआईएस में एक जगह महाराजा पटियाले के जमाने का, महाराजा पटियाले का अपना एक रेलवे सैलून होता था, कोच। ये जो राजपुरे से लेके पटियाला नाभा की रेलवे लाइन है, ये एक जमाने में महाराजा भूपेंद्र सिंह ने स्पेशली अपने लिए बनवाई थी। तो उनका अपना अलग से रेलवे इंजन होता था। अंबाला, लाहौर दिल्ली वाली जो मुंबई मेन लाइन थी, वो अंबाला तक गुजरती थी। तो राजपुरा से उन्होंने अपनी लाइन बनाई थी पटियाले के लिए। तो वो उनका अपना एक रेलवे सैलून होता था। वो रेल का डब्बा आज भी एनआईएस पटियाला में खड़ा है, मोती बाग पैलेस के ठीक सामने। उसके बगल में एक सीढ़ी बनी हुई है, वहां से उतर के फिर सामने बहुत बड़ा, बहुत शानदार लॉन है। उस सीढ़ी के पास वो दोनों उतर के उस लॉन की तरफ जा रहे थे। दो टेररिस्ट्स, जिन्होंने, सर्दियों के दिन थे इसलिए वो चद्दर की बुक्कल मारी हुई थी, उसके नीचे AK-47 थी। उन्होंने उनपे अंधाधुंध फायरिंग की और दोनों वहीं, सुबह करीब करीब 6:15 या 6:30 बजे की बात है। हम लोग जिस जगह फायरिंग हुई है, जहां उनकी बॉडीज पड़ी थी, वहां से करीब 200 मीटर की दूरी पे एक ग्राउंड में रनिंग करके स्ट्रेचिंग कर रहे थे। आई वॉज द कोच। तो जब गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई थी, तो हमें पहले तो समझ में नहीं आया कि ये रियलाइज होने में करीब हमें 5 से 10 सेकंड लग गए। करे यार, हमारे अगल बगल कहीं गोलियां चल रही हैं। पांच मिनट के लिए तो सब सहम गए। उसके बाद गोलियां बंद हो गई, तो फिर थोड़ा सा शोर हुआ। फिर जिस तरफ गोलियां चली थी, वहां उस तरफ सब लोग भागे। तो मिस्टर गिल एंड मिस्टर ब्रार जो है, उनमें से एक की प्राण निकल चुके थे, दूसरा अभी जिंदा था। इससे पहले कि हम लोग कुछ कर पाते, आई थिंक ही वुड हैव डाइड। उनको दोनों को कम से कम 20-20, 25-25 गोलियां लगी थी। मोतीबाग में ही बगल में एक गुरुद्वारा है, वहां से वो लोग भाग के उस तरफ गए। सबने देखा उनको जाते हुए, और भाग के भी नहीं गए, तेज तेज चलते हुए एनआईएस की दीवार क्रॉस की, गुरुद्वारे की तरफ से वहां से निकल गए। ये रोज का काम था। वो दोनों सिख थे। आई थिंक वन ऑफ देम वाज अर्जुन अवॉर्डी, मुझे एग्जैक्टली एक उनमें से एक शायद हॉकी का प्लेयर था, एक बास्केटबॉल का प्लेयर था। बाद में जो बास्केटबॉल प्लेयर थे, उनका बेटा जो है वो वाईपीएस में पढ़ता था। जिस जब उनकी किलिंग हुई है, तो वो 7वीं 8वीं में था। बाद में 3-4 साल बाद में जब वाईपीएस में मुझे एक असाइनमेंट मिला था, तो मुझे बताया कि ये गिल साहब का बेटा है। अभी भी शायद गिल साहब के नाम से, गिल एंड ब्रार के नाम से वहीं पटियाला में कोई स्टेडियम में ऐसा ग्राउंड भी है। जहां तक ये रोज का काम था पटियाले का, पंजाब का। मेरी शादी हो चुकी थी। मैं और मेरी पत्नी एक बार, हम लोग जालंधर जा रहे थे, तो हमने देखा कि कोई रिक्शा विक्शा है नहीं। हमें पता ही नहीं था। फिर मेरी वाइफ बोली कि एकदम नई नई शादी हुई थी मेरी वाइफ के छोटे छोटे बाल थे, आज भी छोटे। उन्होंने सारी जिंदगी छोटे बाल रखे। छोटे बाल रखने का मतलब ही था हिंदू। तो हमें समझ में नहीं आया। तो हमने कहा चलो, यहाँ नहीं रिक्शा मिल रहा, थोड़ा आगे मिल जाएगा। हम लोग पैदल चल पड़े। बाद में मोनिका ने कहा कि यार, कोई भी नहीं दिख रहा, क्या चक्कर है। तो बोला, हम लोग क्यों कैंपस के अंदर रहता था, हमें पता ही नहीं। बोले जी, अभी 1 घंटा पहले कर्फ्यू लग गया है। क्या हुआ, हमें पता नहीं। अब हम निकल के रोड पे आ चुके थे। रोड पे एकदम सन्नाटा, दिन का टाइम, गर्मियों के दिन। अचानक एक जिप्सी आई, हॉर्न बजाती हुई हमारे बगल में आ गई। व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो यहाँ, तुझे की कर रहे हैं।
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? मैं कहा जी एनआईएस तो आए। तो एनआईएस का नाम सुन के वो, अच्छा हमारी शक्ल सूरत डील डॉल भी हम खिलाड़ी लगते थे देखने में। कितने जाना? मैं कहा जी ऐसी बस अड्डे जा रहे हैं। नहीं नहीं कोई बस नहीं चल रही है, चलो वापस घर चलो। अब हम अपने एनआईएस से कम 1.5-2 किलोमीटर दूर थे। एंड बाई चांस वो जो पुलिस ऑफिसर था, वो यंग पुलिस ऑफिसर, ही हिमसेल्फ वाज द स्पोर्ट्समैन। पहले कहता है कि पंजाब के सभी स्पोर्ट्समैन को पुलिस में नौकरी मिल जाती थी। हजारों खिलाड़ी जो है पंजाब पुलिस में एम्प्लॉयड थे, और सभी पोस्ट पर, सिपाही से लेकर एसएसपी, डीआईजी, आईजी तक। बैठो। उन्होंने अपनी जिप्सी में बिठाया और हमको एनआईएस के गेट पे छोड़ा, 1.5-2 किलोमीटर दूर। अब एनआईएस के गेट के अंदर हम कंपैरेटिवली सेफ हो गए थे। ये रोज का काम था पंजाब का, और ये कितने दिन चला? 20 साल, 17-18 साल। उस दौरान कितने हिंदुओं की हत्या हुई, कितने सिखों की हत्या हुई, कितने निर्दोष लोगों की हत्या की, किसने की? खालिस्तानी आतंकवादियों ने की ना। उनके बारे में तो खालरा साहब की। अच्छा, इस फिल्म की जो सबसे बड़ी आपत्ति मुझे है कि उन लोगों को जो गायब हुए या जिनके लावारिस, जिनके फर्जी पुलिस एनकाउंटर में जिनके क्रिमेशंस कर दिए गए, उनको निर्दोष बताया गया। नहीं, वो सब या तो टेररिस्ट थे या जिन पे टेररिज्म के सपोर्टर होने का शक था, या पुलिस को पक्की गुंजाइश थी। और मैं ये मानता हूं कुछ निर्दोष निश्चित मरे होंगे, पर जब इतनी बड़ी व्यापक समस्या से कोई सरकार जूझ रही है और सारा का सारा सिस्टम कोलैप्स कर चुका हो, तो पुलिस के पास कोई चार्ज नहीं। कल बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है केपीएस गिल और बेंत सिंह की फोटो शेयर करके कि अगर ये दोनों नहीं रहे होते तो आज पंजाब नहीं रहा होता भारत के साथ। यह जो पंजाब आप देख रहे हैं, क्योंकि वो इतनी जटिल समस्या थी, उसका कोई हल था ही नहीं किसी सरकार के पास। केपीएस गिल ने और बेंत सिंह ने जो किया, उसके अलावा कोई चारा नहीं था। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है। मैं एक और इंसिडेंट, रियल लाइफ इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ, ये जो भिंडरा वाला है ना, ये मेहता चौक का रहने वाला है। मेहता चौक एक छोटा सा टाउन है, कस्बा है, गांव नुमा, वहां पे इनका हेडक्वार्टर था। मेहता चौक में मेरी पत्नी की एक क्लासमेट हुआ करती थी। ये सन 1989 के आसपास की बात है। हमें खबर मिली कि कल रात को उनके फादर को आतंकवादी उठा के ले गए मेहता चौक से। वो एक हिंदू ट्रेडर थे और उनकी एक राइस मिल थी, एंड ही वाज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ भिंडरा वाले। शाहजी बोलते थे उनको, पर्सनली भिंडरा वाले उनको जानते थे। हमें 2 दिन बाद खबर मिली। शी वॉज द ओनली डॉटर। मेरी वाइफ और मेरी सिस्टर्स की बहुत अच्छी, बहुत फास्ट फ्रेंड थी। मैं और मेरी पत्नी उनसे मिलने, उनको सांत्वना देने, और वो अपनी माँ के साथ अकेली रह गई थी। उनके फादर का पिछले 2 दिनों तो कोई पता नहीं था। तो हम पटियाले से चले। पटियाले से चलने में हमें शायद लेट हो गया, कुछ 11-12 बज गए। तो 2-3 बसें चेंज करके हमने जब फाइनली आखिरी बस मेहता चौक की पकड़ी, क्योंकि मेहता चौक
मेन जीटी रोड से करीब साइड में है, 25-30-40 किलोमीटर। एग्जैक्टली कहाँ से बस चेंज की थी मुझे याद नहीं। वहां से हमने जब मेहता चौक, सर्दियों के दिन थे, तो हमें मेहता चौक जब हम उतरे हैं, अच्छा, पूरे रास्ते में सीआरपीएफ डिप्लॉयड थी, पूरे रास्ते पे पिकेट्स बने हुए थे, और पूरी बस में हार्डली 10-15 सवारियां थी, जिसमें सिर्फ मैं और मेरी पत्नी, वी वर हिंदूज, एवरीबडी एल्स वाज सिख। या अगर उनमें से कुछ लोग हिंदू रहे भी होंगे तो उनने सबने लंबे लंबे खुले दाढ़े, केश, पगड़ी। मेरी पत्नी के छोटे छोटे बाल, मैं ऐसे। मुझे याद है सर्दियों के दिन थे, जब हम मेहता चौक उतरे हैं तो रास्ते में सवारियां उतरती गई, उस बस से हार्डली 5-6 सवारी मेहता चौक उतरे। एकदम ट्रू स्टोरी बता रहा हूं मैं आपको ये। तो हमने देखा शाम को 6 बजे, अभी अंधेरा नहीं हुआ था, एकदम सन्नाटा बस अड्डे पे। बाहर निकले, वो 5-6 सवारी थे वो भी गायब। बाहर निकले एकदम, अभी उजाला था, एकदम सन्नाटा। सड़क पे एक व्यक्ति नहीं, कोई रिक्शा नहीं। अब हमें ये तो पता था कि इस रोड पे करीब 1-1.5 किलोमीटर आगे जाने पे उनकी राइस मिल है। हम पैदल चल पड़े थे दोनों। पूरी, आप सोच के देखिए, भरे शहर में 2 लोग पैदल जा रहे हैं। फिर वही सीन रिपीट हुआ। पीछे से एक पुलिस जिप्सी आई, हॉर्न बजाते हुए, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं कहा जी इसी पटियाले तो आए हैं, इतना इतना, कितने जाना? मैंने कहा जी वो शाह जी के घर जाना, उन्होंने दी राइस मिल है। बैठो। ही वाज द डिप्टी एसपी, व्हाइट पुलिस जिप्सी में था। उन्होंने हमें अपनी जिप्सी में बिठा, क्योंकि रिक्शा उक्शा कुछ था ही नहीं, उस राइस मिल के गेट पे छोड़ दिया। गेट पे इतना बड़ा ताला अंदर से, हम खटखटा रहे, कोई गेट ना खोले। अंधेरा हो गया। अब हम दोनों घबराए, यार ये गेट नहीं खुल रहा, और आप सोच सकते हैं क्या माहौल रहा होगा। अंधेरा हो चुका है, पूरे शहर में खूब सन्नाटा, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन ऑन द रोड। हम लोग कम से कम 10 मिनट तक गेट पीटते रहे, चिल्लाते रहे, उनका नाम ले लेके। अब हमें समझ में ना आए हम करें क्या। खैर 10 मिनट बाद एक छोट धीमी सी आवाज आई, कौन है? वो मेरी वाइफ ने आवाज पहचान ली, चिल्लाई वो, उनका नाम लेके, हम हैं। उसने गेट खोला। पागल हो तुसी, इस टाइम कितों आ गए? उन्होंने बताया हम तो दोपहर के चले हुए, आने में इतना टाइम लग गया। बड़ी मार्मिक कहानी है। अंदर पहुंचे, ज्योति की शायद मदद करके डेथ हो चुकी थी। यस, शी वाज ऑल अलोन इन द हाउस। वहां पहुंचे तो वहां एक सरदार जी बैठे हुए। मैंने इस पे अपनी बुक में एक स्टोरी भी लिखी है, पहले भी इस पे, इस घटना पे वीडियोस बनाई है। एक अजीब सा गंदा सा आदमी बैठा था। मैंने अपनी बुक में जो स्टोरी लिखी उसमें मैंने उनको लिखा है, एक गंदा सा सरदार बैठा था। हम पहुंचे, उसने कुछ नहीं कहा, मैं हमने विश किया। तो मैंने ज्योति को बोला, उनका नाम ज्योति था, कि मैं कुछ दिन यहीं रहूं। तो सरदार जी बोले, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਵਾइफ को बोला, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं है?
सुबह हुई, कहता छेती ब्रेकफास्ट करो इतो निकलो। ज्योति चुप, वो कुछ बोले ना। हमें समझ में आया कि ये आदमी है कौन जो इतनी ऐसे हमें कमांड कर रहा है। तुसी इथे की कर रहे हैं, तुसी की कर लोगे, निकलो इथों, जल्दी छेती अपने घर पहुंचो। तो इस कुड़ी नाल नहीं तुरना के, तो अपनी वाइफ के साथ आपने इस तरह कभी ट्रेवल नहीं करना है आगे आगे से। हमने तो अब चुपचाप बैग उठाया, हम वापस पटियाले आ गए। ज्योति के फादर का कभी उनकी बॉडी तक नहीं मिली। दोनों ये फोन फान तो होते नहीं थे, कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ कभी। हम भूल गए ऐसी कोई घटना भी हुई थी। फिर हम वहां से दिल्ली मेरा ट्रांसफर हो गया, दिल्ली से हम महापुर आ गए, स्कूल चलाने लगे। चूंकि मेरी वाइफ जलंधर की है तो हम हर साल कभी कभी छुट्टियों में जलंधर रहते थे। एक बार हम जलंधर गए तो मेरी वाइफ की एक पुरानी सहेली मिल गई रोड पे, ऐसे ही शहर में। माहौल ठीक हो चुका था, पंजाब से उधर चुका था। तो इन्होंने पूछा ज्योति कहाँ है, बोले वो अमृतसर रहती है आजकल। कितना ठीक है, हाँ ब्याह हो गया, कुड़ी है। फोन नंबर एड्रेस कुछ था नहीं, इतना हमें पता लग गया कि ज्योति ठीक है और अमृतसर में रहती है, मेहता चौक वाला। छोड़ दिया सब कुछ। बहुत बड़ी राइस मिल थी, राइस मिल कम से कम 4-5 एकड़ जमीन में होती है, करोड़ों का टर्नओवर होता है। खैर, साल 2 साल 3 साल बाद फिर ज्योति से दोबारा संपर्क हुआ, हम उनसे मिलने गए। ज्योति ने घर ले लिया था अमृतसर में। ज्योति ने बताया कि वो जो मेहता चौक वाली सारी प्रॉपर्टी थी वो बेच दी गई, औने पौने दाम में बिकी। 100 रुपए की चीज 5 रुपए में 10 रुपए में बिकी। खैर अमृतसर में घर ले लिया था। तो हमने ऐसे ही पूछ लिया कि ज्योति वो सिद्धार्थ जी कौन थे। कहते वो सुखदेव अंकल। मैं कहा कौन है सुखदेव अंकल। क्योंकि ज्योति ने जो कहानी सुनाई ना, वो इतनी मार्मिक कहानी है, आज भी लगता है कि नहीं मानवता जिंदा है इस दुनिया में। जो जिसको मैं कह रहा हूं ना, वो गंदा सा सरदार, उनका नाम सुखदेव जी था। ही वॉज एन ही वॉज अ बैंक एम्प्लॉय, और उसके बैंक में शाहजी का खाता था, राइस मिल का। तो परिचय था, तो कभी कभी शाहजी के पास चाय पीने शाम को आ जाते थे। शाहजी का किडनैप हो गया, मर्डर हो गया, बेटी अकेली रह गई। तो वो जो जब हम पहुंचे थे तो सुखदेव जी वहां बैठे थे। उस आदमी ने अगले 6 साल तक ज्योति को अपनी बेटी की तरह प्रोटेक्ट किया। राइस मिल बंद हो गई थी, शाहजी का कभी पता नहीं चला। तो जो ये टेररिज्म के विक्टिम्स होते थे, इनको मुआवजे मिलते थे, सरकारी नौकरियां मिलती थी। ज्योति ज्योति को उन्होंने बीएड कराई। शी वॉज द ओनली चाइल्ड। मदर नहीं थी, फादर नहीं थे, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, अकेली लड़की, उम्र 20-21 साल। ज्योति को बीएड कराई। सरकारी नौकरी के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते आपको पता है। बेशक अनुकंपा नियुक्ति थी, नौकरी दिलाई, पोस्टिंग दिलाई लोकल। उसके बाद उसकी जो राइस मिल बंद पड़ी हुई थी उसको चालू किया। उस लड़की को पूरा बिजनेस समझाया, पूरा बिजनेस दोबारा चालू किया। जब एक बार राइस मिल चालू हो गई तो ज्योति की सलाह से फिर वो सारी की सारी प्रॉपर्टी डिस्पोज की, क्योंकि अभी भी टेररिज्म अपने पीक पे ही था। वो सारी प्रॉपर्टी डिस्पोज करके अमृतसर में घर दिलाया। वो सारा का सारा पैसा उस बच्ची को सुरक्षित ट्रांसफर किया, उसकी एफडीज करवाई बैंक में, घर दिलवाया। उसके बाद लड़का ढूंढा, शादी की, कन्यादान किया। आज ज्योति इज हैप्पीली मैरिड एंड अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, अमृतसर में रहती हैं। तो जब हम गए 10-12 साल बाद, हमने पूछा वो सरदार कौन था, तो कहते वो सुखदेव अंकल थे। उन्होंने एक हिंदू बच्ची को एक बाप जैसे अपनी बेटी को संभालता है ऐसे संभाला। और आज भी
अपनी बेटी की तरह उसको आज भी केयर करते। तो काफी उम्र हो गई है, काफी, इस वक्त तो करीब 80-82 साल अभी भी हैं, फरीदकोट में रहते। मैंने एक बार उनके ऊपर जब फेसबुक पे कहानी लिखी, उनके बेटे ने वो कहानी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ी, वहां से उसने मुझे फोन किया कि अंकल मैं सुखदेव जी का बेटा बोल रहा हूँ। ऐसे देवता लोग भी उस टेररिज्म के माहौल में, जब कोई किसी पे विश्वास नहीं करता था, उस व्यक्ति ने, सुखदेव अंकल ने, एक हिंदू बेटी को अपनी बेटी से ज्यादा, लोगों ने इतना धमकाया, इतना डराया, क्योंकि मेहता चौक तो टेररिज्म का गढ़ था। वो आदमी टच से मत नहीं हुआ, उसने बेटी को छोड़ा नहीं। हम लोग अपने घर में पता है क्या क्या बातें करते थे, पता नहीं कौन है, मार के फेंक देगा, सारी प्रॉपर्टी कब्जा कर लेगा, बेटी का क्या होगा। अपना बाप भी इतना नहीं कर सकता जितना उस आदमी ने किया। एकदम सच्ची कहानी बता रहा हूँ। चलिए साहब, अब मेरा निकलने का टाइम हो गया। अब हम यहाँ से गुरेज वैली की तरफ कूच करेंगे। अगले 4-5 दिन ऐसे ही एक आध एपिसोड आ पाएगा अगर मौका मिला तो। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करता हूँ। दोबारा मिलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।